पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लासी के युद्ध तक का मैटर बताया था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा मैटर रिवीजन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस प्लासी के युद्ध का क्या प्रभाव आया था। तो प्लासी के युद्ध का अगर हम प्रभाव की आपसे बातचीत करें तो आप देखेंगे कि पहला जो प्रभाव पड़ा था, ठीक है, वो ये है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेज किंग मेकर की स्थिति में आ गए थे। मतलब अंग्रेज किंग मेकर बन गए, राजा बनाने वाले हो गए। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, इसी के साथ आपको एक बात और याद रखना होगा कि इसका दूसरा इंपैक्ट आएगा, या इसी की आप व्याख्या कर लीजिए कि किंग मेकर का क्या मतलब हुआ। देखिए, अंग्रेज आए क्यों थे, भारत आए क्यों थे? व्यापार करने। ठीक, मतलब प्लासी के युद्ध से पहले वो क्या थे? एक व्यापारी थे। ठीक, लेकिन प्लासी के युद्ध ने क्या किया? कंपनी के स्वरूप को बदल दिया है, और अभी क्या हो गई है? एक पॉलिटिकल पावर में बदल रही है, या आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक शक्ति में बदल रही है। समझ गए आप कि मतलब प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी क्या कर रही है? एक व्यापारिक कंपनी की हैसियत से उठ करके एक राजनीतिक शक्ति में बदल रही है। ठीक है, और इस शक्ति का प्रयोग वो कहां करेगी? तो आप कहेंगे प्रारंभ में तो वो बंगाल की राजनीति में करेगी, बंगाल की राजनीति में करेगी। अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि बंगाल की राजनीति में वो पहला प्रभाव क्या डाल रही है। तो बंगाल की राजनीति में वो पहला प्रभाव ये डाल रही है कि वह अपना एक पपेट मतलब कठपुतली, ठीक है, कठपुतली नवाब बना रही है। ठीक है, कठपुतली नवाब बना रही है। ये नवाब कौन है? तो आप कह देंगे सर ये नवाब मीर जाफर है। ठीक, ये एक चीज तो आपने ये देखा। ठीक है, अब आप एक चीज और याद रखिएगा, कुछ इतिहासकार इसके प्रभाव के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, एक इतिहासकार है के एम पनिक्कर साहब, के एम पनिक्कर। ठीक, तो के एम पनिक्कर साहब क्या कह रहे हैं? के एम पनिक्कर साहब ये कह रहे हैं कि प्लासी का युद्ध ये युद्ध नहीं है, प्लासी का जो युद्ध है ये युद्ध नहीं है, अपितु यह एक व्यापार है। क्या बता रहे हैं वो? कह रहे हैं कि यह एक वॉर नहीं है। ठीक है क्या? यह व्यापार है और विश्वासघात है। ठीक, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यह कैसा व्यापार है। तो आप कहेंगे देखिए, इसमें नवाबियत का क्रय विक्रय किया गया है। नवाब के पद का क्रय और विक्रय किया गया है। एक बात तो आपने ये जाना, ये विश्वासघात किसके साथ है? ठीक है, मतलब के एम पनिक्कर साहब कह रहे हैं कि जो 1757 का ये जो वॉर आ रहा है, प्लासी का युद्ध, ठीक है, उसके बारे में इनका कहना है कि साहब ये तो युद्ध नहीं है, ये क्या है? एक व्यापार है और विश्वासघात है। व्यापार में क्या क्रय और विक्रय किया गया? तो नवाब के पद का क्रय और विक्रय किया गया है। ये विश्वासघात किसके साथ है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि देखिए, जो मीर जाफर है यह मूलतः था क्या? मीर जाफर मूलतः नवाब सिराजुद्दौला का, सिराज उद्दौला का क्या है? ये सेनापति था, और आज इसने अपने ही सेनापति, यह सेनापति आज अपने ही मालिक सिराज उद्दौला के साथ विश्वासघात कर रहा है, और विश्वासघात करके वह क्या पद पाना चाह रहा है, या क्या पद पाता है? तो आप कहेंगे नवाब का पद पाता है। ठीक, तो के एम पनिक्कर साहब के बाद एक और नाम आता है, ठीक है,
नवीन चंद्र सेन का नाम आता है, नवीन चंद्र सेन। ठीक है, तो अगर आप देखें कि नवीन चंद्र सेन साहब क्या कह रहे हैं, नवीन चंद्र सेन साहब का कहना है कि प्लासी के युद्ध की समाप्ति से ही, प्लासी का युद्ध जब समाप्त होता है तो उसी के साथ ही भारत में एक भयावह भयावह अंधकारी या अंधकार की रात प्रारंभ होती है, अंधकार की रात्रि यह प्रारंभ होती है। ठीक, एक चीज आप और जान लें, लेकिन जस्ट इसके उल्टा, मतलब इनका ये कहना है कि नवीन चंद्र सेन साहब का कहना है कि प्लासी के साथ ही आधुनिक भारत में एक काली रात शुरू हो रही है, जबकि प्रोफेसर जगन्नाथ सरकार इनका क्या कहना है। तो प्रोफेसर सरकार का कहना है कि मध्य युग जैसा कि आप जानते हैं दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में, मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में जो मध्य युग आता है उसमें धर्म प्रभावी होता है। ठीक है, तो भारत में भी मध्य युग चल रहा था। ठीक है ना, तो जगन्नाथ सरकार कह रहे हैं कि प्लासी के युद्ध से धर्म पर आधारित मध्य युग का अंत होता है। ठीक है, और विश्वासघात की कोख से आधुनिक युग का आरंभ होता है। ठीक, क्लियर। तो आपने ये चीजें देखा कि प्लासी के युद्ध ने क्या दिया है। अब आइए हम देखते हैं आज के इस यूट्यूब के इस वीडियो में कि मीर जाफर कौन है और इनकी क्या देन है, क्या वर्क है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मीर जाफर के बारे में। सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि मीर जाफर की उपाधियां क्या हैं। ठीक है, उसी से आप पूरे मैटर को निकालिए। ठीक है, या निकालने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाला क्या कि मीर जाफर, ये देखिए आप, मीर जाफर ठीक। अब देखिए मीर जाफर की सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इनसे आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीर जाफर की उपाधि क्या है। तो देखिए ये उपाधियां हैं, इसको आप दो भागों में बांट दीजिए। कुछ तो अच्छे हैं, अच्छी उपाधियां हैं, और कुछ इनको बदनाम कर देती हैं। ठीक है, तो देखिए जो अच्छी उपाधियों में आएगा वो ये दो उपाधियां आप याद रखिएगा। ठीक है, एक तो है सुजा उल मुल्क, सुजा उल मुल्क। ठीक, और दूसरी उपाधि इनकी है हासिम उद्दौला, हासिम उद दौला। ठीक, तो सुजा उल मुल्क का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सुजा उल मुल्क का अर्थ होता है देश का नायक, देश का नायक। ठीक, और इसके बाद आता है कि हासिम उद्दौला का क्या अर्थ होता है। तो हासिम उद्दौला का अर्थ होता है राज्य की तलवार, तलवार। तो आप याद रखिएगा ये दोनों उपाधियां तो उन्होंने स्वयं धारण किया, ये स्वयं उन्होंने होल्ड किया है, जो अच्छी उपाधियां हैं। लेकिन जो उपाधियां ऐसी हैं जो इनको बदनाम कर देती हैं, वो क्या है, क्या क्या उपाधियां हैं। तो एक उपाधि है मीर जाफर की, वो है, इनको कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव का गधा। अभी हम बताएंगे आपको कि क्यों कहा जा रहा है इनको गधा। गधा मतलब डंकी, मतलब कह सकते हैं कि डफर कहा जाता है, मतलब मूर्ख,
के सेंस में कहा जा रहा है ये। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, इनकी जो अगली उपाधि है, वो इनको कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का प्रथम देशद्रोही है ये। आधुनिक भारत का प्रथम देशद्रोही। ठीक है। और इसके बाद अब आपके सामने एक चीज और भी आता है। ठीक है, कि इनको एक तीसरी उपाधि भी दी गई है किसी के द्वारा, और वो है मालसन। ठीक ना। तो मालसन ने क्या कहा इनको? मालसन ने इन्हें सोने की बोरी कहा है। सोने की बोरी कहा। ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों उपाधियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइए हम जानते हैं कि इन्हें रॉबर्ट क्लाइव का, देखिए रॉबर्ट क्लाइव है, हमने शॉर्ट में कर दिया था, रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जा रहा है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा क्यों कहा जा रहा है। तो शायद आप जानते होंगे कि गधा किसको कहा जाता है। गधा उसे कहा जाता है जो मूर्ख हो। मूर्ख हो। तो आप एक चीज बताइए, क्या रॉबर्ट क्लाइव ने मूर्खता का कार्य नहीं किया था? क्या रॉबर्ट क्लाइव ने अपने स्वामी या मालिक नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करके इस पद को नहीं प्राप्त किया था? ठीक। क्या इसने, मिर्जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के विरोध में कुछ षड्यंत्र नहीं किया था? किया था। ठीक है, यह षड्यंत्र क्यों किया था? नवाब बनने के लिए किया था। और इन षड्यंत्रकारियों में कौन कौन था, शायद आपको याद हो रहा होगा, पिछले टर्न पर हमने आपको यह बताया रखा था, फिर भी हम रिवीजन कर दे रहे हैं। तो देखिए, षड्यंत्रकारी में तो एक वो खुद था मिर्जाफर, और दूसरा कौन था? अमीर चंद था। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि यह एक व्यापारी है। ठीक है, और दूसरा है जगत सेठ, ये इसके बारे में बताया जा चुका है कि यह बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। और तीसरा एक बंदा और बताया गया था आपको, राय दुर्लभ। ठीक है, और एक चीज ये भी था कि उनकी मौसी मौसी घसीटी बेगम भी षड्यंत्रकारियों में शामिल थी। ठीक, और ये षड्यंत्र करके इन्होंने किसको हटाया था? अपने ही मालिक को हटाया। ठीक है, या सिराजुद्दौला को हटाया था। अब मूर्खता का उनका एक कार्य और था। क्या मूर्खता का एक कार्य और था? ये थोड़ा अलग है। ठीक है, वो क्या है कि देखिए, जब ये प्लासी का युद्ध जीतता है, कौन जीतता है? मिर्जाफर। ठीक है, इसको हटा दें, फिर आपको बताते हैं कि इसका प्लासी के युद्ध के बाद ये क्या क्या मूर्खता कर रहे हैं। कौन? मिर्जाफर। तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने मूर्खता किया है प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद। देखिए, प्लासी का युद्ध जब मीर जाफर ने जीता तो इन्होंने पहला कार्य किया कि मीर जाफर को 24 परगना की क्या दे दिया? जमींदारी दे दिया या जागीरदारी दे दिया। देखिए, फिर से देखिए, मिर्जाफर ने नवाब बना। ठीक है, किसने बनाया नवाब? मिर्जाफर ने बनवाया या बनाया। तो जब ये नवाब बना तो इसने रॉबर्ट क्लाइव को क्या दिया? रॉबर्ट क्लाइव को इसने 24 परगना की जागीर दी थी। ठीक है, यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 24 परगना है ये एक जिला है, ठीक, बंगाल का। और यही 24 परगना, अलर्ट रहिएगा, 24 परगना यह रॉबर्ट क्लाइव का मुख्यालय है। ठीक है, क्लियर। और यही जो मुख्यालय है, इसी मुख्यालय से एक नाम आपको याद रखना होगा, और वो नाम क्या होगा? ल्यूक स्क्रॉम्पटन। ल्यूक स्क्रॉम्पटन। देखिए, ये मुख्यालय है कौन? 24 परगना। किसका मुख्यालय है ये? रॉबर्ट क्लाइव का है।
तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसी मुख्यालय से ल्यूक स्क्रम्पटन को, ठीक है, मुर्शिदाबाद का रेजिडेंट बनाया था। ठीक है, मतलब ल्यूक स्क्रम्पटन, ठीक है, आप जान गए ये क्या है, 24 परगना और मुर्शिदाबाद के बीच एक लिंक ऑफिसर है। ठीक है, यही पूरा का पूरा वर्क देखता था ल्यूक स्क्रम्पटन। सेकंड चीज आप देखिए, जब ये नवाब बन गया तो एक काम तो इसने ये किया कि रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगना की जागीर दे दी। सेकंड चीज उसने क्या किया कि यह बादशाह, उसमें बादशाह कौन है, तो आप याद रखेंगे तो उस समय बादशाह है आलमगीर सेकंड। ठीक है, आलमगीर सेकंड। तो आलमगीर सेकंड से यह रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने मूर्खता का कार्य किया है, इसलिए उनको गधा कहा जा रहा है। ठीक है, अब देशद्रोही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नवाब के साथ विश्वासघात किया था, अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। अब मालसन ने इन्हें सोने की बोरी क्यों कहा, ये भी बात है। अर्थात जब जब रॉबर्ट क्लाइव को पैसे की जरूरत हुई, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इस पैसे की मांग मीर जाफर से किया था। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है, ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव से इनके संबंध बहुत अच्छे रहे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव से मीर जाफर के संबंध क्यों बिगड़ गए। ठीक, क्लियर। तो आप ये देखिए, दूसरा पॉइंट आ रहा है आपके सामने, ये देखिए, अब ये आया कि मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच के संबंध में क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव के बीच मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, देखिए इधर कर दे रहे हैं, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है, जो संबंध है उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि परिवर्तन क्यों हुआ संबंधों के बीच। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये दो अधिकारी हैं, एक है बिहार का उपदीवान, बिहार का उपदीवान है, और ये कौन है, इसका नाम है राम नारायण। ठीक, और दूसरा है उड़ीसा का रेवेन्यू ऑफिसर राय दुर्लभ। ठीक है, राय दुर्लभ और राम नारायण। ठीक है, तो इनसे मीर जाफर क्या मांग रहे हैं, किनसे, मतलब इन दीवानों से क्या मांग रहे हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों का, के राजस्व का, आय व्यय का लेखा जोखा दीजिए। लेकिन इसमें ये दोनों अधिकारी नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि इन्हें रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी वाटसन का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो अब इससे इनके संबंध बिगड़ जाएंगे। तो जब संबंध बिगड़ेगा तो अब मीर जाफर क्या करेंगे। मीर जाफर ने क्या किया कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, ठीक है, देना, प्रतिमाह देना मना कर दिया, प्रतिमाह देना मना कर दिया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि 1 लाख रुपया प्रतिमाह की बात कहां से आ गई। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव से समझौता किया था, और उस समझौते में कहा था कि वह 1 लाख रुपए प्रतिमाह देगा। क्यों देगा, ठीक है, तो आप कहेंगे कर्नाटक के युद्ध के लिए देगा, जो कर्नाटक में वॉर लड़ा जा रहा है उसके लिए मीर जाफर 1 लाख रुपए प्रतिमाह कंपनी को देगा। इसके बाद इसी संधि में एक बात और कही गई थी, ठीक है, कि मीर जाफर कंपनी को बर्दमान होना चाहिए था, बर्दमान और नादिया, नादिया, ये 2 जिलों की आय को भी देंगे। ठीक है, और यह आय कब तक देंगे, 2 साल के लिए देंगे। ठीक है, 1760 में यह अवधि पूरी हो गई है। ठीक है,
तो 1760 में जब ये अवध पूरी हो गई तब की स्थिति देखिए क्या था। मीर जाफर ने कोई धन नहीं चुकाया था, मतलब 1 लाख रुपए जो प्रति माह देने का समझौता किया था वह भी नहीं चुकाया था। क्यों नहीं चुकाया था? क्योंकि उनका ये कहना था कि जब आपने राम नारायण और राय दुर्लभ से हमें धन लेने नहीं दिया तो हमारे पास धन नहीं है, इसलिए हम आपको इसे नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही 60 में 2 साल पूरा होता है तो वैसे वो कहते क्या है कि वर्धमान और नादिया को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो वर्धमान और नादिया को वापस लेने का परिणाम क्या आएगा? ठीक है, एक बड़ा तनाव। ठीक है, और तब ठीक है, गवर्नर कौन है? गवर्नर है बेनिस्टार्ट। ठीक है, तो बेनिस्टार्ट ने क्या किया? ठीक है, बेनिस्टार्ट ने मीर जाफर से कहा कि या तो आप वर्धमान और नादिया हमें सौंप दें सदा के लिए, या तो आप अपनी गद्दी को या अपनी सत्ता को छोड़ दें। ठीक है, ये तनाव चल ही रहा था। ठीक है, कि मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, ठीक है, यह किससे मिल रहा है? तो आप कहेंगे गवर्नर बेनिस्टार्ट है, बेनिस्टार्ट, और कर्नल कौन है? क्लॉड है। ठीक है, कर्नल क्लॉड से कौन मिल रहा है? मीर जाफर का दामाद मीर कासिम मिल रहा है। और क्या उससे उनके सामने प्रस्ताव रख रहा है कि अगर मुझे आप सत्तासीन करते हैं, ठीक है, तो हम आपको क्या देंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, मीर कासिम। देखिए हम लोग ला रहे हैं मीर कासिम को। अब मीर कासिम का समय भी आप लिख लेंगे। ये देखिए 1760 है और 1760 से 1763 है। ठीक है, तो एक चीज आप ट्रीटी पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। ठीक है, ये संधि किसके किसके बीच है? तो आप कह दोगे कि यह मीर कासिम के बीच है। और किसके बीच? तो आप कहोगे गवर्नर बेनिस्टार्ट के बीच हो रही है, बेनिस्टार्ट के बीच हो रही है। इसमें क्या है? मीर कासिम ने कहा था कि यदि उसे नवाब बना दिया जाए, मतलब शर्त क्या है कि हमें नवाब बनाइए आप, तो हम आपको क्या देंगे? बर्धमान देंगे, मिदनापुर देंगे और चटगांव देंगे। ठीक है, मतलब ये 3 जिलों का राजस्व आपको सौंप देंगे। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा था कि सिलहट से चूने का व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो ये जो चूने के व्यापार का जो लाभ होगा, जो आय होगी, उसका 50-50% हम और आप बांट लेंगे। मतलब हम, मतलब मीर कासिम और कंपनी। तीसरी बात उन्होंने एक चीज और कहा था कि मीर कासिम के फादर इन लॉ अर्थात मीर जाफर 1 लाख रुपए कर्नाटक के लिए नहीं दे पा रहे थे, कर्नाटक वार के लिए नहीं दे रहे थे। इन्होंने कहा हम कर्नाटक वार के लिए आपको 5 लाख रुपए देंगे। ठीक, और एक तो जनरल बात है, वो क्या बातें हैं कि हमारे दुश्मन और आपके दुश्मन, हमारे और आपके दुश्मन, ठीक है, समान होंगे। मतलब जिसे आप दुश्मन कहेंगे उसे हम भी दुश्मन कहेंगे, जिसे आप दोस्त कहेंगे उसे हम भी दोस्त कहेंगे। ठीक है, ये संधि हुई थी और इसी संधि के बाद, ठीक है, मीर जाफर को हटा दिया गया था और मीर कासिम की ताजपोशी कर दी गई थी। ठीक, तो अब आप एक चीज याद रखिए कि मीर कासिम के बारे में एक चीज आपको याद रखना होगा कि ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। मतलब मीर कासिम बहुत अच्छे ज्योतिषी थे या ज्योतिष के ज्ञाता थे। और दूसरी चीज एक बहुत अच्छे गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन भी थे ये। ठीक है, गणितज्ञ, ठीक है, भी थे। ठीक है ना। अब देखिए मीर कासिम ने समझौता कर लिया। मीर कासिम ने समझौता करने के बाद क्या किया? ठीक है, कि 1762 में इन्होंने अपनी राजधानी को कहां से कहां ला दिया? इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ला दिया। मुंगेर, ठीक है, ये मुंगेर कहां पड़ता है? बिहार है। इसके पहले कहां राजधानी थी? मुर्शिदाबाद में थी।
ठीक है, आपको के लिए मैं लिख दे रहा हूं मुर्शिदाबाद। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये इन्होंने राजधानी बदल दिया। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, राजधानी को क्यों बदल रहे हैं। देखिए, राजधानी इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का गढ़ है। अंग्रेज यहां रहते हैं। कहां रहते हैं? मुर्शिदाबाद में रहते हैं। लेकिन अब ये क्या होगा, मुंगेर, मुंगेर में अंग्रेज नहीं रहते। तो जब मुंगेर में अंग्रेज नहीं रहते तो इसका क्या परिणाम आएगा? ठीक है, ये अंग्रेजों की गतिविधियों से दूर हो जाएंगे। ठीक है ना, जब ये अंग्रेजों की गतिविधियों से दूर होंगे तो अब ये अपना मनचाहा कार्य करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, मुंगेर पहुंचने के बाद ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं तो उसको आप देखिए। ठीक है ना, देखिए मुंगेर जब ये पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये अपनी आर्थिक स्थिति सही करते हैं। ठीक है, क्लियर, आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। तो आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करेंगे वो, देखिए थोड़ा टैक्स बढ़ा देंगे। ठीक है, और जो लोगों के पास ब्लैक मनी है इस ब्लैक मनी को निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब वो आर्थिक स्थिति को ठीक कर लिए तो फिर वो क्या कार्य करेंगे? ठीक ना, तो देखिए वो अगला कार्य करेंगे वो ये कि मुंगेर में, ठीक है, बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित कर देंगे। ठीक, मतलब पैसा आ गया, हथियार आ गया। अब तीसरी बात वो क्या करेंगे, ठीक है, जो इनकी सेना है, ठीक है, मीर कासिम की जो फौज है उसको जर्मनी का एक सैन्य विशेषज्ञ है, ठीक है, वॉल्टर रीनहार्ट। कौन है ये? वॉल्टर रीनहार्ट। तो वॉल्टर रीनहार्ट, जिसे समरू भी शार्ट में कह सकते हैं आप। ठीक है, मतलब मीर कासिम इनको क्या कहते थे? समरू कहते थे, जबकि इनका रियल नाम क्या है? वॉल्टर रीनहार्ट है। इनको अपनी सेना में नियुक्ति किया। क्यों नियुक्ति कर रहे हैं, क्या नियुक्ति करने का उद्देश्य है? कि अपनी सेना को, मीर कासिम अपनी सेना को वेस्टर्न मॉडल पर तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा पैसा इन्होंने ठीक कर लिया, मतलब आर्थिक स्थिति सही कर लिया, हथियार भी ला दिया इन्होंने, फिर अपनी सेना को वेस्टर्न स्टाइल पर प्रशिक्षित करा लिया। ठीक है, अब इसके बाद वो तीसरा कार्य क्या करेंगे या अगला कार्य क्या करेंगे, चौथा कार्य क्या करेंगे? तो जितने भी अंग्रेज भक्त थे, अंग्रेज भक्त अधिकारी थे जो उनके लिए बाधा बने थे, ठीक है, उसमें कौन कौन था? एक नाम तो आप जानते हैं, राम नारायण का। ठीक है, एक दूसरा नाम है राजबल्लभ का, ये भी हमने आपको बता दिया था ये कौन है। तीसरा नाम एक आता है गोविंद राय, ये भी अंग्रेजों के भक्त थे। और एक और आता है और वो है नौबत राय। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये लोग अंग्रेज भक्त थे और ये मीर कासिम के लिए समस्या थे। तो उन्होंने, मीर कासिम ने पहला काम किया कि इन अंग्रेज भक्तों का कत्लेआम कर दिया, कत्ल करा दिया। ठीक, अब इसके बाद वो क्या काम करेंगे? सब तरह से अपने को मजबूत कर लिया उन्होंने। जब सब तरह से अपने को मजबूत कर लिया तो उन्होंने एक काम और किया। ठीक है, वो क्या कार्य किया? देखिए, वो कार्य इनका ये है कि यह अंग्रेजों से अब झगड़ा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब झगड़ा इनको करना है, अंग्रेजों से झगड़ा ही करना है, इनको देना कुछ था नहीं। इन्होंने तो सब कुछ केवल बकवास किया था, संधि नहीं थी, वह केवल एक पद को पाने के लिए एक इनका षड्यंत्र था। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अंग्रेजों से झगड़ा कैसे किया। तो पहली चीज इन्होंने बेनिस्टार्ट से पूछा कि आप हमको ये बताइए कि आप कर मुक्त व्यापार कैसे कर रहे हैं। देखिए, व्यापार कर मुक्त तो नहीं था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय व्यापारी हैं वो हमें 40% का टैक्स देते हैं। ठीक है, और आप 9% का ही टैक्स क्यों देते हैं? तो बेनिस्टार्ट ने इसका उत्तर दिया था कि ये जो हम कर रहे हैं यह 1717 में बादशाह फारुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में मीर कासिम तो कुछ कर नहीं सकते थे। भाई, मीर कासिम तो मेरे लिए केवल एक नवाब ही तो है,
जबकि उनको ये फरमान मिला है किससे? भारत के महामहिम बादशाह से मिला था। तो इस पर तो कोई बात ही नहीं उठी, कोई संघर्ष हो ही नहीं सकता था। संघर्ष का दूसरा विषय था दस्तक। दस्तक का मतलब होता है परमिट या पास, परमिट। तो अंग्रेज करते क्या थे, ठीक है, कि इस दस्तक को बेचते थे, और दस्तक को बेच करके किसको बेचते थे? दस्तक ये भारतीय व्यापारियों को बेचते थे या बंगाली व्यापारियों को बेचते थे। तो दस्तक जब बेच देते थे, जो भारतीय व्यापारी दस्तक खरीद लेगा वह भी 9% ही टैक्स देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक तरफ तो भारतीय व्यापार जा रहा है और दूसरी तरफ नवाब का राजकोष प्रभावित हो रहा है। आप समझ रहे हैं? 40% भारतीय देगा, 9% ये देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? ऐसी स्थिति में बस एक ही बात आएगी ना, कि व्यापार भी टूटेगा और नवाब का राजकोष भी खाली होगा। ठीक, तो ये झगड़े शुरू हो गए थे। इस झगड़े का परिणाम ये आया कि एलिस, एलिस कौन है? एलिस ये पटना में रेजिडेंट हैं, ठीक है। इन्होंने मुंगेर, सॉरी पटना, एलिस पटना में क्या है? रेजिडेंट है। तो इस रेजिडेंट ने क्या किया कि पटना की जो कोठी है, पटना में कोठी किसकी है? मीर कासिम की है, ठीक है। उसी में छापा मरवा दिया और ये कहा, छापा मतलब रेड डलवा दिया, और ये कहा कि आपका नौकर यहाँ पर सोरा, सोरा मतलब सॉल्ट पीटर, ठीक है, बम बनाने में काम आता है। तो सॉल्ट पीटर का ये संग्रह कर रहा था, ठीक है। निश्चय ही यह नवाब का बड़ा अपमान था, क्योंकि उनकी कोठी को ही सीज किया जा रहा था, ठीक है ना, और उस पर रेड किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में मीर कासिम पटना आए और पटना में, ठीक है, इन्होंने समस्त जो अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चे जिस अंग्रेजी कॉलोनी में रह रहे थे, मतलब जब वो पटना आते हैं तो पटना में क्या करते हैं कि अंग्रेज कॉलोनी में जाते हैं और इस अंग्रेज कॉलोनी में जाकर के वह नरसंहार कर देते हैं। इसी को पटना हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड के बाद, ठीक है, मीर कासिम कहाँ आ गए? तो आप कहेंगे मीर कासिम इलाहाबाद आ गए। तो इलाहाबाद में आ गए, और इलाहाबाद के किले में कौन रह रहा है? तो जाहिर सी बात है कि उस समय भगोड़े बादशाह शाह आलम सेकंड रह रहे थे। तो उन्हीं से, बादशाह शाह आलम सेकंड से और अवध के नवाब शुजा उद्दौला से, ठीक है, इन्होंने क्या किया? संधि किया, ठीक है। और उस संधि का क्या परिणाम आएगा? ठीक है, तो बच्चों उस संधि का परिणाम ये आएगा, ठीक है, कि बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा। ये संधि जो भी की गई थी बक्सर युद्ध के लिए की गई थी, ठीक है। तो हम आपको पुनः बता दें कि बक्सर का युद्ध जो है यह 22 अक्टूबर, ठीक है, 1764 को लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में ये दो पार्टियां बन रही हैं, ठीक है। ये देखिए, एक पार्टी है भारतीयों की, मतलब इसमें है, ठीक है, नवाब, नवाब है। ये नवाब कौन है? ये मीर कासिम है, ठीक, बंगाल के नवाब। और दूसरे नवाब हैं अवध के नवाब। कौन है अवध के नवाब? शुजा उद्दौला साहब हैं, ठीक है ना, शुजा उद्दौला ये अवध के नवाब हैं। और भारत के नवाब बादशाह कौन है? शाह आलम सेकंड। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये बक्सर का वॉर महत्वपूर्ण वॉर है। तो शाह आलम सेकंड, और इधर से कौन आ रहा है? अंग्रेज आ रहे हैं। अंग्रेजों की कमांडिंग कौन कर रहा है या कमान कौन संभाल रहा है? तो मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां आपसे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनता है वो आप यहां इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट करेंगे आप? कि आधुनिक भारत में सेना की यह पहली बगावत है, ठीक है। सेना की पहली बगावत है आधुनिक भारत की। इसमें क्या होगा? जो हेक्टर मुनरो की फौज है, ठीक है, इसमें दो लोग हैं, ठीक है। एक तो अंग्रेज है, अंग्रेज सैनिक है, और दूसरे भारतीय सैनिक हैं, ठीक है। तो ये जो भारतीय सैनिक हैं ये हेक्टर मुनरो का साथ छोड़ देंगे और इधर से इधर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि यह जो अदला बदली हो रही है, सैनिकों की जो बगावत हो रही है, यह वन साइडेड नहीं है, इधर से भी होगा।
जो शुजाउद्दौला साहब हैं, इनके रोहतास के सूबेदार हैं, रोहतास के सूबेदार हैं शाहूमल, ठीक है ना। तो ये शाहूमल ने भी क्या किया है, अवध का साथ छोड़ा है, या इस पक्ष का या भारतीय पक्ष का साथ छोड़ा है, और ये अंग्रेजों में आए हैं। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि शुजाउद्दौला के ही एक सैनिक अधिकारी हैं असदुद्दीन, ठीक है। असदुद्दीन ने भी अवध का साथ छोड़ा है और अंग्रेजों का साथ पकड़ा है। और आप याद रखिएगा, यह जो युद्ध होगा, इस युद्ध में, युद्ध के दौरान ही, ठीक है, शाह आलम सेकंड ने भी यह अंग्रेजों के पक्ष में चले गए। तो आप देख रहे हैं, शाह आलम सेकंड भी चले गए। अब बात आती है नवाब मीर कासिम की। नवाब मीर कासिम भी युद्ध भूमि से भाग गए, बक्सर से भाग गए। हाँ, ये अलग की बात है कि 1777 में ये दिल्ली में एक भिखारी के रूप में मरे पाए गए थे। तो आपको ये चीज याद रखना होगा, इस युद्ध को अकेला लड़ता रहा। कौन लड़ता रहा? बहादुरी के साथ लड़ा, अकेला लड़ा, और वो था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, लेकिन अंतोगत्वा शुजाउद्दौला भी कर्नल फ्लेचर, याद रखिएगा नाम, कर्नल फ्लेचर के सामने इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था। और इस युद्ध का क्या परिणाम आएगा, तो आप याद रखिएगा, भारत, पर्सी ब्राउन कहेंगे, पर्सी ब्राउन क्या कह रहे हैं कि भारत की भाग्य की हथेली पर 200 वर्षों, भारतीय जो भाग्य की हथेली है, मतलब भारतीय हथेली है, इस पर 200 वर्षों की गुलामी को उकेर दिया गया, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, अब अंग्रेजों को रोकने वाला भारत में कोई विशेष नहीं बचा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहां और पूछा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय नवाब कौन था? तो आप याद रखिएगा, उस समय नवाब आए थे मीर जाफर, समझ गए आप। मीर जाफर को, ठीक है, पुनः नियुक्त कर दिया गया था 63 से लेकर 65 के बीच। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। दूसरी चीज आप और याद रखिएगा, जब मीर जाफर दोबारा सत्तासीन हुए थे, तो उन्होंने अंग्रेजों पर लगने वाले हर टैक्स को माफ कर दिया था, एक्सेप्ट नमक कर, सॉल्ट टैक्स। ये सॉल्ट टैक्स 2.5% लेते रहे, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद का जो मैटर आएगा, वो हम आपको पहले से सूचित कर दे रहे हैं कि आपको ये मैटर का आप कंटिन्यू मिलेंगे, ठीक है। कुछ मैं एंसेंट हिस्ट्री की आप लोगों के लिए जो अगली अपनी किताब देख रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद, जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री पर आपके लिए एक यूनिक संग्रह दिया, उसी प्रकार से हम एंसेंट हिस्ट्री पर भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको रेयर एंड रेयर मैटर करके रेयर एंड रेयर प्रस्तुतिकरण करूं, ठीक है। इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन अगला जो वीडियो आपके पास जाएगा वो होगा गवर्नर एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।